नमस्कार विद्यार्थियों, भगवान श्री राम शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। और आज जो हमारी क्लास है, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने हिंदी में जो संज्ञा से अव्यय तक चैप्टर है, उसके अंतर्गत पहली जो क्लास थी, पहला पार्ट था, उसमें हम लोगों ने संज्ञा को अच्छे से पढ़ा था। दूसरी क्लास में हम लोगों ने सर्वनाम को पढ़ा था और आज की क्लास में हम क्रिया को पढ़ेंगे और बहुत कम समय में बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जब आप हमारे साथ समय देंगे तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। कम समय में सटीक जानकारी देने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़िए। तो देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्रिया क्या है। सबसे पहले हमारे मन में विचार आएगा कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया क्रिया क्या होती है? तो क्रिया का मतलब है कि जिस शब्द के द्वारा हमें किसी कार्य के होने का बोध होता है, किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, होने या करने का बोध होता है, यानी जानकारी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। सबसे मेन चीज है कि पहले आपको कोई भी टॉपिक पढ़े तो सबसे पहले उसकी हमें परिभाषा बताओ। क्या कहा है क्रिया में कि क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया क्या होती है कि जिस शब्द के द्वारा हमें ये पता चले कि कोई कार्य हुआ है। तो जैसे हमने कहा कि दिनेश पढ़ता है, मान लो हमने कहा कि दिनेश पढ़ता है, एक हमने ले लिया कि दिनेश पढ़ता है। अब यहां पर यदि आप देखेंगे तो क्या हुआ है कि दिनेश क्या कर रहा है? ये कार्य है। क्या कार्य उसने किया है? पढ़ता है, यानी ये क्रिया हो गई। ठीक है, यहां पर हमें पता चल गया ना कि कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, जैसे हम कह दें कि मोहन खेल रहा है, तो खेलना क्या हो गया? क्रिया हो गई, क्योंकि इसके द्वारा हमें पता चल रहा है कि कोई ना कोई कार्य है जो इसके द्वारा किया जा रहा है। तो पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, आना जाना, सोना, लिखना, ये सारी की सारी क्या है? क्रियाएं। अब इसमें एक चीज और आपको क्रिया को समझने के लिए ध्यान देना है कि ज्यादातर क्रियाएं क्या होती है कि मूल धातु में न लगने से बनती है। ठीक है, जैसे हमने पिव धातु से बनाया पीना। ठीक है, और आप किसी में जैसे पट धातु से हमने क्या बनाया? पढ़ना। लिख धातु से क्या बनाया? लिखना। तो ज्यादातर जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें क्या है कि आप देखेंगे कि ना मिलेगा, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि ना भी मिले, क्योंकि कभी जैसे लिखवाता आ गया तो वहां पर ता मिलेगा। तो ज्यादातर केस में तो यही होता है कि ना मिलता है। लेकिन हमने पढ़ा क्या है कि क्रिया किसे कहते हैं? पहली चीज तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि क्रिया किसे कहते हैं। तो जिस शब्द के द्वारा हमें पता चले कि कोई कार्य हुआ है उसको हम क्रिया कहेंगे। और उसमें हमने कैसे बात की कि ज्यादातर मोस्टली उनमें ना लगा होता है, उनको हम क्रिया कहते हैं। अब बात आ गई कि मेन चीज ये नहीं है जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहां से बनते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि क्रिया के भेद कितने हैं? क्रिया के भेद अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि वाक्य में आप क्रिया कहीं भी दी गई है तो उसको आप कैसे पहचान रहे हो। उसके पहले हम बात कर लेते हैं क्रिया के भेद। तो सामान्यतः तो क्रिया के दो भेद माने जाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि एक तो आधार है आपका कर्म के आधार पर, एक आपका आधार है रचना के आधार पर, और एक आपका आधार है काल के आधार पर। ठीक है, यानी वास्तविकता में यदि वो पूछता है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं तो इसी के हमें दो जो भेद होते हैं उन्हीं को हम लोग बता देते हैं कि एक होता है आकर्मक और एक होता है हमारा सकर्मक।
यही मोस्टली हम उत्तर बताते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा भी ज्यादातर यही पढ़ते हैं कि क्रिया के भेद, तो कहते हैं क्रिया के भेद दो होते हैं, एक होता है अकर्मक और एक होता है सकर्मक। ठीक है, फिर सकर्मक में और भी आ जाते हैं, द्विकर्मक भी आ जाते हैं, तो वो इसके अंतर्गत ही आता है, एक कर्म वाला और द्विकर्म वाला। ठीक है, पर रचना के आधार पर जब हम पूछते हैं कि रचना के आधार पर कितने हैं, चाहे रचना के आधार पर कह दे, चाहे बनावट के आधार पर कह दे, ठीक है, ठीक है, चाहे उत्पत्ति के आधार पे कह दे कि कितने प्रकार के हमारे क्रिया के भेद होते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 प्रकार के, तो उनमें आप देख लें कौन कौन से 5 प्रकार होंगे। तो पहला, यहाँ हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, पहला यहाँ पर तो 2 ही प्रकार हो गए, कर्मक और सकर्मक। यहाँ पर 5 प्रकार हमारे हो गए, एक तो हो गई सामान्य क्रिया, ठीक है, सामान्य क्रिया, फिर दूसरी एक हो गई संयुक्त क्रिया, ठीक है, संयुक्त क्रिया। तीसरी, इसी में देखते रहिए, तीसरी हमने ले ली नाम बोधक क्रिया, नाम बोधक क्रिया। चौथी इसी में हमने ले ली एक और, यानी सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम बोधक क्रिया। एक हो गई प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। और एक इसी में हो गई पांचवी हमारी कौन सी क्रिया हो गई, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। ठीक है, तो अगर उसने पूछा कि कर्म के आधार पर कितनी क्रियाएं हैं, तो आप बताओगे एक कर्मक एक सकर्मक। रचना या बनावट के आधार पर पूछेगा, यहां से भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं, तो आपको बताना है सामान्य क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, नामबोधक क्रिया है, कृदंत क्रिया है। ठीक है, कई जगह सामान्य क्रिया न दे करके इसके 5 भागों में पूर्वकालिक या पूर्णकालिक क्रिया के नाम से दे देते हैं। तो अगर सामान्य क्रिया नहीं मिलती है कोई दिक्कत नहीं, आप कह सकते हैं कि पूर्णकालिक क्रिया। वैसे मुख्य रूप से 5 ही भेद मिलते हैं, लेकिन कहीं पे आपको इनमें अंतर देखने को मिल सकता है। यानी वास्तविकता में देखा जाए तो इसमें वैसे बनावट रचना के आधार पे लगभग 7 से 8 क्रियाएं तो मुख्य रूप से है, लेकिन कई कई ज्यादातर जगह पे रचना या बनावट के आधार पे जब पूछता है तो वहां पर 5 ही देता है। पर जैसे पूर्वकालिक है, ठीक है, और अपूर्ण क्रिया पूर्ण क्रिया के रूप में दे दे, अपूर्ण क्रिया तो यहाँ पर जैसे हो गया पूर्वकालिक, तो उसी को हम पूर्ण भी कह सकते हैं। और अगर कोई कार्य चल रहा है तो तात्कालिक क्रिया दे दे, तो भी वही बात है। तो इन सब की बात हम आगे इस टॉपिक में करेंगे, जब आगे ये लेक्चर बढ़ेगा तो आगे वहां पर भी बात करेंगे। मुख्य रूप से आपको समझना है कि रचना या बनावट के आधार पर ये पूर्वकालिक, संयुक्त क्रिया, नामबोधक क्रिया, कृदंत क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सामान्य क्रिया, इस प्रकार से 5 आती है। और इसको अगर हम हटा दें तो इसको ले लेते हैं, इसको हटा दें तो उसको ले लेंगे, कुल मिलाकर के ये है। अब काल के आधार पर यदि पूछे तो काल के आधार पर 3 है। कौन सी है, एक तो है भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, एक है वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया, और एक है भविष्यत क्रिया, भविष्यत क्रिया या भविष्य कालिक क्रिया। तो मुख्य रूप से आप आ जाइएगा कि आपसे ज्यादातर क्वेश्चन तो यहां से बनते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन यहां से बनते हैं, वहां से तो क्वेश्चन ना के बराबर कभी एक आधा बन जाए तो बन जाए, नहीं तो बनते ही नहीं। सबसे पहले हमने क्रिया के बारे में क्या समझा कि क्रिया मुख्य रूप से हिंदी में 2 ही मानी जाती है, अकर्मक और सकर्मक, और जहां से ज्यादातर प्रश्न भी बनते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि बनावट के आधार पे या रचना के आधार पे आपसे पूछे तो आप 5 उत्तर दे सकते हैं, और यदि आपसे काल के आधार पर पूछे तो आप उत्तर दे सकते हैं कि 3। अब इनमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं, सबसे पहले अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक यानी कर्म के आधार पे, अकर्मक और सकर्मक। एक बार पढ़ने के बाद शायद आप लोग नहीं भूलेंगे
कि अकर्मक में क्या करना है और सकर्मक में क्या करना है। सबसे पहली चीज तो कुछ क्रियाएं अपने आप में अकर्मक होती है, लेकिन यदि हम उदाहरण से समझे तो कौन सी क्रियाएं होंगी जिनमें जिनको हम अकर्मक के रूप में लेंगे और जिनको हम सकर्मक के रूप में लेंगे, क्या हमारे पास ट्रिक होगी जिससे हम इनको पहचान लें। तो सबसे पहले तो ध्यान दो कि हम क्या, कोई भी हमारे सामने पंक्ति दे दी जाए और उसमें हम क्या लगा दें और यदि हमें उत्तर मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो सकर्मक है। अगर क्या का उत्तर नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। क्या और किसको, ये दो शब्द हैं, अगर ये लगे हुए मिलेंगे तो आप क्या बताएंगे कि ये क्रिया सकर्मक है। अगर ये मिल गए आपको, इनके उत्तर मिल गए, ये नहीं मिल गए मतलब क्या लिखा हुआ नहीं मिला, जैसे कहा कि राम खाता है और आपने कहा कि क्या खाता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है, कुछ ना कुछ खाता होगा। तो वहां पर अगर क्या का उत्तर मिलता है तो आप क्या कहेंगे कि ये सकर्मक है। किसको का उत्तर मिलता है तो सकर्मक है। और यदि किसी भी वाक्य में को लगा हुआ मिल जाए तो वो भी सकर्मक होगा। ये जरूर आपको ध्यान रखना है। ये दो पॉइंट तो लगभग लोगों को पता होंगे, पर हो सकता है ये को वाला आपको ना पता हो। जैसे राम श्याम को पीटता है, ठीक है, राम श्याम को पीटता है तो वहां पर सकर्मक हो जाएगी, पिटवाता है, पीटता है, इस प्रकार से। लेकिन यदि ये को नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, को मिलेगा तो जरूर वो क्रिया सकर्मक हो जाएगी। अब देखो, अकर्मक और सकर्मक की बात की तो जैसे कोई भी वाक्य हमने लिखा तो ये तो पहली चीज हो गई कि क्या किसको लगा करके देख लेंगे, और अगर को होगा तो सीधे आप बता देंगे कि ये सकर्मक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि जैसे सोना, रोना, चिल्लाना, तैरना, उठना, बैठना, तैरना, उड़ना, चलना, ठीक है, ये जो शब्द है ना ये अकर्मक है। सोना तो यहां पे हम जागना भी लिख दें, सोना, जागना, रोना, चिल्लाना, तैरना, चलना, उड़ना, उठना, बैठना, कूदना, ये सब क्या है, अकर्मक है। वही क्यों, क्योंकि इनके लिए हमें इनका प्रभाव सीधे सीधे किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा, कर्म पे नहीं पड़ेगा। तो जो हम दूसरा तरीका पढ़ते हैं कि जब भी क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ेगा तो वो अकर्मक होगी, और यदि कर्म पर पड़ेगा तो वो सकर्मक होगी। कैसे होगी आगे हम बात करेंगे। सकर्मक में जैसे गाना, तो कुछ ना कुछ गाया जाएगा, गाना, ठीक है, यहाँ पे हम नाचना भी लिख लें, ये हमें पता है, ठीक है, नाचना, गाना, लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, धोना। अच्छा, हम नहाना की बात करें तो नहाना तो इसमें आ जाएगा, पर न खाना पीना धोना, क्योंकि पीने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, पानी दूध वगैरह, धोने के लिए भी कपड़े वगैरह चाहिए, पढ़ने के लिए भी किताब वगैरह चाहिए, और चिल्लाने के लिए क्या चाहिए, तैरने के लिए क्या चाहिए, उड़ने के लिए क्या चाहिए। तो सीधे सीधे आप प्रश्न करके भी इनके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो खाना, लिखना, पढ़ना, धोना, ये सब क्या हो गए, ये सब सकर्मक हो गए। तो डायरेक्ट आप इनको नोट कर सकते हैं यहां से। और भी जो शब्द हो जो आपको जिनमें डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, एक एक शब्द का हम आपको बताएंगे। अब इसको प्रश्न में कैसे आपको सॉल्व करना है, यदि प्रश्न आ जाए तो प्रश्न में कैसे। जैसे आप देखें कि आपसे प्रश्न आ गया कि रोहन रोहन सोता है, प्रश्न किया, रोहन सोता है, ठीक है। अब इसमें पूछा कि यह वाक्य अकर्मक है या सकर्मक है।
तो आप तुरंत बताएंगे रोहन क्या है। क्या है जब प्रश्न आप यहां पर करेंगे तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा, ना तो उत्तर मिलेगा ना उत्तर की संभावना है। तो ये क्या हो गया आपका अकर्मक हो गया, अकर्मक। ठीक, फिर हमने कहा यहां पर कि महिमा, ठीक है, खाती है। अब आपने यहां पर प्रश्न किया कि क्या खाती है, और यहां पर आपने क्या प्रश्न किया था, क्या सोता है, क्या सोता है, यानी इसके आगे आपको क्रिया के आगे क्या लगाना है, क्या खाती है। अब क्या खाती है का जब आप प्रश्न करोगे तो उत्तर आना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं भी लिखा है तब भी कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन क्या सोता है का उत्तर पॉसिबल ही नहीं है। पर क्या खाती है का उत्तर पॉसिबल है। आम खाती है, खाना खाती है, कुछ ना कुछ खाने की पॉसिबिलिटी बनती है। ऐसे ही हमने कहा कि रमेश पढ़ता है, रमेश पढ़ता है। अब यहां पर आप प्रश्न करेंगे क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है। अब इसके उत्तर की पॉसिबिलिटी है, या तो वो पेपर पढ़ता है, या तो वो किताब पढ़ता है, या उपन्यास पढ़ता है, नाटक पढ़ता है, कुछ भी प्रश्न का उत्तर पॉसिबल है। तो जहां पर भी देखो आप क्या लगाओगे, जैसे ही क्रिया से पहले, क्रिया से पहले आप क्या लगाओगे, आपको या तो उत्तर मिलेगा या उत्तर की आपको संभावना लगेगी कि यहाँ पर उत्तर बन सकता था। लेकिन जब भी अकर्मक क्रिया होगी तो वहां पर उत्तर बनने की कोई संभावना नहीं है। जैसे हमने कहा कि चिड़िया, चिड़िया उड़ती हैं, उड़ती। अब प्रश्न किया आपने कि क्या उड़ती हैं, क्या उड़ती हैं। अब जब आपसे आपने कहा क्या उड़ती हैं तो आप सोच सकते हैं कि चिड़िया उड़ती है, पर चिड़िया नहीं, चिड़िया तो करता है। ठीक है, कर्ता को तो आपको लेना ही नहीं है, कर्ता को तो आपको लेना ही नहीं है, कर्ता लेना नहीं है, आपको कर्म के हिसाब से लेना है। तो यहां पर आप कहोगे क्या उड़ती है, तो ये नहीं कहोगे चिड़िया उड़ती है, क्या उड़ती है नहीं, क्या उड़ती है। इसका हमें मिलना चाहिए उत्तर, जो कि हमें ना तो मिल रहा है ना ही पॉसिबल है। तो यहां पर हम लोगों ने अकर्मक को पढ़ा। शायद आप लोगों के समझ में आया होगा कि अकर्मक के लिए हम जब प्रश्न करेंगे तब हमें उत्तर मिलना चाहिए, या तो उत्तर की संभावना बननी चाहिए। ठीक है, और दूसरा तरीका हमने आपको बता दिया कि क्या लग करके हो सकता है। एक तरीका आपका ये है कि जहां लिखा है उसका प्रभाव देख लो कि किस पर पड़ता है। जैसे हमने कहा कि वैभव, वैभव आम खाता है, आम खाता है। तो अब इस खाता का प्रभाव आम पर पड़ रहा है, ना कि वैभव पर। तो यानी ये जो क्रिया है ना, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर, इसलिए ये सकर्मक है। लेकिन हमने कहा कपिल दौड़ता है, कपिल दौड़ता है। ठीक, अब यहां हमने जब कहा तो ये जो दौड़ने का प्रभाव कपिल पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, यहां पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ ही नहीं रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक। यानी ये हो गया सकर्मक और ये हो गया आपका अकर्मक। ठीक है, तो शायद हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को अगर अच्छे से क्लास पढ़ रहे हैं तो जरूर अकर्मक और सकर्मक समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं कि जब सकर्मक हम समझ ही गए हैं, तो इसी में एक और आता है सकर्मक का ही भेद है, जिसको हम कहते हैं द्विकर्मक, द्विकर्मक। ठीक है, सकर्मक का ही भेद है द्विकर्मक। कभी कभी वाक्य में दो दो कर्म होते हैं, और जब वाक्य में दो कर्म होते हैं तब उसको ही हम द्विकर्मक कहते हैं। जैसे हमने कहा मोहन ने छात्रों को डंडे से पीटा। ठीक है,
मोहन ने छात्रों को डंडे से पीटा। एक ये वाक्य लिखा, एक हमने लिखा मोहन ने छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाई, अंग्रेजी पढ़ाई। ठीक है, अब देखो इन दोनों वाक्यों में आप देखेंगे तो एक तो ये करता है, करता हो गया, फिर एक छात्र कर्म हो गया, इसमें भी एक छात्र कर्म हो गया, इसमें एक अंग्रेजी हो गया दूसरा कर्म, और फिर उसके बाद ये क्या आ गया, क्रिया आ गई। यहां पर भी डंडा भी दूसरा कर्म आ गया और ये पीटना क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो दोनों वाक्यों में आप देखें तो दो दो क्या है, पहला तो कर्ता हो गया, फिर इसके बाद ये दोनों क्या है, ये दोनों कर्म है, यानी इसको संज्ञा के रूप में लेंगे। फिर ये दोनों जो भी एक वाक्य में पहले जो सबसे पहले आएगा संज्ञा या सर्वनाम वो कर्ता के रूप में होगा, और उसके बाद जितनी भी संज्ञाएं आएंगी वो सब क्या होंगी, वो सब की सब कर्म होंगी। तो दो कर्म, दोनों में दो दो कर्म है, तो इसलिए इसको हम द्विकर्मक कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे बात करते हैं। यानी अकर्मक और सकर्मक को हमने अच्छे से पढ़ लिया, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ देखो पीछे भी को आ गया, आपको कुछ बताना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि को लगा है तो सकर्मक ही होगा। बस यहाँ द्विकर्मक की बात थी। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो यहां पर हमने कुछ भेद पढ़े थे, जैसे हमने पढ़ी थी सामान्य क्रिया, तो कोई बात नहीं, मैं खाना खा रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम कुछ क्रियाओं की बात कर लेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे तो उन चीजों से प्रश्न आते हैं, यहां से क्रियाओं से प्रश्न आते हैं। जैसे संयुक्त क्रिया, तो संयुक्त क्रिया क्या होगी, जहां पर दो क्रियाएं मिल जाएंगी। जैसे हमने कहा उसने पुस्तक पढ़ ली, पढ़ ली। अब यहां पर देखो क्रिया तो एक ही है, पर दो क्रियाएं मिल गई इसमें, पढ़ना एक अलग और लेना अलग, दो क्रियाएं हो गई। तो वह कूद गया, ठीक है, तो कूदना अलग और गया अलग, लेकिन पर दोनों क्रियाएं मिलकर के एक क्रिया का ही काम कर रही है, और दोनों क्रियाएं मिल गई, दोनों क्रियाएं अलग अलग है, इसलिए उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, संयुक्त क्रिया पे क्या होगा, दो क्रियाएं होंगी अलग अलग और दोनों मिलकर के एक क्रिया का ही कार्य करेंगी, उनको हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे दूसरा हमने पढ़ा था नाम बोधक क्रिया, नाम बोधक क्रिया। तो नाम बोधक क्रिया क्या होगी, नाम बोधक क्रिया होगी जब कोई क्रिया कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो जाए, जब कोई क्रिया कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो जाए तो उसको हम नाम बोधक क्रिया के रूप में जानते हैं। जैसे हम लेते हैं लठियाना, लठियाना यानी लाठी मारना से लठियाना, गाली देना से गरियाना। तो ऐसे याना याना शब्द लग के यदि आपको मिलते हैं तो आप समझ जाइएगा कि लठियाना, गरियाना, लतियाना ऐसे शब्द जो भी हैं वो नाम बोधक क्रिया के हैं। तो संयुक्त क्रिया हो गई, नाम बोधक क्रिया हो गई। अगली देखते हैं हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं काम ना करे और उस काम को दूसरों के द्वारा करवाए तो उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे हमने कहा कि राम ने श्याम को पढ़ाया, तो पढ़ने की प्रेरणा दी ना, इसका मतलब उसने स्वयं तो नहीं किया, किसी दूसरे से करवाया, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि प्रेरणार्थक क्रिया होगी। पर इसमें भी दो होगी, एक प्राथमिक प्रेरणार्थक हो जाएगी और एक द्वितीय। तो प्राथमिक में क्या होगा कि काम स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाया, ठीक है। और देखो जैसे हमने लिख दिया कि राम ने श्याम को जगाया, तो ये तो हो गई प्राथमिक प्रेरणार्थक, यानी उसने दूसरे को जागने में मदद की। पर राम ने श्याम को जगवाया, ये हो गई द्वितीय, क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वयं दूसरे को प्रेरणा दे रहा है तो वो प्राथमिक प्रेरणार्थक है, और जब वो स्वयं प्रेरणा देना तो चाहता है लेकिन स्वयं नहीं दे करके मान लो उसका उससे विवाद है तो वो काम करवाना चाहता है उस व्यक्ति से,
और स्वयं ना करके किसी दूसरे से कहता है कि जाओ आप ऐसा करवा लो। जैसे कह दिया कि दिनेश मोहन के द्वारा श्याम को जगवाता है, दिनेश मोहन के द्वारा श्याम को जगवाता है, तो ये जगवाया या जगवाता, ठीक है, ऐसा शब्द आता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक में। जैसे दिनेश ने सुरेश को खिलाया, तो खिलाया, और खिलवाया, तो ये दोनों में अंतर है, यानी खिलाया और खिलवाया दोनों में अंतर है। आप ये समझ लीजिएगा किस तरीके से अंतर है, क्योंकि प्राथमिक प्रेरणार्थक में कोई व्यक्ति स्वयं जाके उसको प्रेरणा देगा, पर द्वितीयक में वो स्वयं ना प्रेरणा दे करके किसी अन्य का सहारा लेगा। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया हो गई, नामबोधक क्रिया हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, और हम लोगों ने पढ़ी थी कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। तो जब भी मूल धातु में क्योंकि कृदंत आपने प्रत्यय भी पढ़े हैं, ठीक है, तो कृदंत क्या होते हैं, जो क्रिया में प्रत्यय लगते हैं वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। वही यहाँ पर कृदंत क्रिया है, जब भी किसी मूल धातु में क्या है कि प्रत्यय लग जाता है और वो प्रत्यय कृदंत होता है, तो क्या हो जाता है कि वो कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ना, ठीक है, लिखना, इन सब में लिख धातु में, पढ़ धातु में लगा हुआ है ना, और इसलिए इसको हम कृदंत क्रिया कहते हैं। और इसमें अंतिम हम ले लेते हैं, जो यहाँ पर कृदंत क्रिया हो गई, प्रेरणार्थक हो गई, नामबोधक हो गई। अब हम जैसे ले लेते हैं पूर्णकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया। जब हम पूर्णकालिक क्रिया की बात करेंगे तो इसका मतलब एक काम पूरा हो गया। जैसे हमने कहा कि उसने खाना खाकर क्रिकेट खेला, उसने खाना खाकर क्रिकेट खेला, तो यहां पर एक काम उसने पूरा किया, उसके बाद उसने दूसरा काम किया। तो यहां पर पूर्णकालिक क्रिया का मतलब है कि पहले क्रिया पूरी हो चुकी है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। आगे कुछ और टाइप इसमें देख लेते हैं, हालांकि हमने बताया वहां पर 5 ही मुख्य रूप से है, पर और जैसे हम देख लेते हैं तात्कालिक क्रिया, क्योंकि पेपर में आपसे इस टाइप में आ जाएगा तो आप कर लें। तात्कालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया का मतलब क्या है कि जो काम वर्तमान समय में चल रहा हो। जैसे हमने कहा कि वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, हम जा रहे हैं, वे सो रहे हैं, तो ये तात्कालिक क्रिया हो गई, ठीक है, इसको तात्कालिक क्रिया के रूप में जानेंगे। और अगर हम देखें, एक जो हमने पूर्ण क्रिया कही है, एक हम अपूर्ण क्रिया भी कह सकते हैं, अपूर्ण क्रिया। तो इसमें क्या करेंगे कि हम तात्कालिक क्रिया को ही हम लोग अपूर्ण क्रिया में भी रख सकते हैं, जहां पर काम पूरा ना हुआ हो। यानी वह पुस्तक पढ़ रहा, जैसे हमने लिख दिया वह पुस्तक पढ़ रहा, यानी ये अपूर्ण है, ये पूरा नहीं। अगर वह पुस्तक पढ़ रहा है कर दे तो हम इसको ले जाएंगे तात्कालिक क्रिया में। यदि हम कहते हैं वह पुस्तक पढ़ रहा, यानी अभी कार्य चल रहा है, तो ये अपूर्ण ही है, और ये तात्कालिक का मतलब है वर्तमान समय में वो काम हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्रिया को पढ़ा। अब हालांकि जो काल के आधार पर क्रिया के स्वरूप है उनको हम लोग अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, बशर्ते उनमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको वर्तमान काल का कोई वाक्य दिखता है तो आप उसको वर्तमान कालिक क्रिया कह देंगे, अगर भूतकाल का दिखेगा तो भूतकालिक क्रिया कह देंगे, और अगर भविष्य काल का दिखेगा तो भविष्यकालिक क्रिया कह देंगे। पर एक चीज आपको ध्यान देनी है, इंग्लिश जितना आसान हिंदी में काल नहीं है। जब आपको हम काल पढ़ाएंगे हिंदी में तो आप देखेंगे कि जो आप अंग्रेजी में पढ़ते थे और जिसको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते थे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, वो चला जाता है भूतकाल में। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है, अच्छे से क्लास के साथ जुड़े रहना है,
और क्लास को अन्य लोगों तक शेयर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट वगैरह करिए, क्लास को शेयर करिए, जिससे कि हमारी टीम का भी मन लगा रहे। धन्यवाद।